गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको परसेप्शन, संवेदन और उसके डिफरेंस के बारे में बताया, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया। आज मैं आपको बता रही हूँ प्रत्यक्षात्मक संगठन के नियम या सिद्धांत। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि यह क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है ना। तो अब उसमें आप देखेंगे कि परसेप्शन का क्या क्या नियम होता है और क्या सिद्धांत होता है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रत्यक्षात्मक संगठन क्या है। अब देखिए, गेस्टाल्ट स्कूल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण जर्मन स्कूल है। क्या है? मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल है। कौन है? जर्मन स्कूल है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, समझिए, जिसका अंग्रेजी में मूलतः 3 शब्द अनुवाद के रूप में व्यवहार किया जाता है: फॉर्म, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी अनुवाद के रूप में गेस्टाल्ट के अर्थ का आकार या समग्राकृति कहते हैं, है ना। अब देखिए, गेस्टाल्ट स्कूल का योगदान प्रत्यक्षण में काफ़ी अधिक है। प्रत्यक्षण जो हम लोग का ये चैप्टर है या हम लोग का जो टॉपिक्स है, इसमें गेस्टाल्ट का योगदान सबसे अधिक है। प्रत्यक्षण के बारे में गेस्टाल्टवादियों का मत था कि किसी व्यक्ति, किसी भी उद्दीपक, मतलब किसी व्यक्ति का या किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण समग्र रूप से करता है, न कि उसके अलग अलग भागों का अलग अलग प्रत्यक्षण करता है। जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं तो चेहरे के भिन्न भिन्न अंगों जैसे नाक, कान, आँख आदि का अलग अलग प्रत्यक्षण न करके हम लोग क्या करते हैं? संपूर्ण चेहरे का एक साथ प्रत्यक्षण करते हैं। समग्रता की अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसके अलग अलग भागों की विशेषताओं का योग्य नहीं होता है। अब देखिए, ये गेस्टाल्ट महोदय क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब भी प्रत्यक्षण करते हैं किसी भी व्यक्ति का या उद्दीपक का या किसी भी चीज़ का, यदि हम प्रत्यक्षण करते हैं, दैट मीन्स कि वो उसको देखते हैं, तो हम अलग अलग उसके पार्ट्स को करके नहीं देखते हैं। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी मनुष्य को देख रहे हैं, तो उसका नाक, कान, आँख, मुंह, शरीर, पैर, हाथ सब अलग अलग करके नहीं देखते हैं। यदि हम अलग अलग करके देखेंगे तब तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पूरे को, सबको एक समग्र रूप में देखते हैं, पूरे को एक साथ देखते हैं, तब लगता है कि ये व्यक्ति या ये जो चीज़ हम देख रहे हैं या जिसका प्रत्यक्षण हम कर रहे हैं वो एक मनुष्य है, वस्तु है, या कोई भी ये जानवर है या कोई उद्दीपक है, तभी हम उसका पहचान कर पाते हैं, अन्यथा हम उसका पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये हम लोग क्या करते हैं? समग्रता के रूप में इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो समग्रता का अपना जो विशेषताएं होती है वो अलग अलग भागों में विशेषताओं का योग्य नहीं है, बल्कि एक साथ उसको हम लोग देखते हैं, वो समग्रता का विशेषता होता है। ठीक है। तो गेस्टाल्टवादियों ने कहा है कि जब हम किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करते हैं तो उसका कुछ भाग अधिक स्पष्ट तथा प्रभावकारी दिखलाई देता है, जबकि कुछ अन्य भाग अस्पष्ट तथा अप्रभावकारी दिखाई देता है। पहले तरह के प्रत्यक्षण को आकृति तथा दूसरे तरह के प्रत्यक्षण को पृष्ठभूमि कहा जाता है। इसे आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण कहा जाता है ना। तो अब हम देखेंगे कि आकृति और पृष्ठभूमि में क्या अंतर है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ब्लैक बोर्ड जो होता है, तो ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक रंग से रंगा हुआ एक लकड़ी का एक तख्ता है, समझ लीजिए, या एक दीवार पे कलर किया हुआ एक पर्टिकुलर जगह है। तो उस पर हम लोग वाइट चॉक से लिखते हैं। तो वाइट चॉक से जो कुछ भी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? हम उसको पहचान पाते हैं, पहचान लेते हैं कि हमें इस शब्द को लिखा गया है इस पे, या किसी फिगर को बनाया गया है, कुत्ता, बिल्ली, आम, फल, फूल, जो भी हो उसमें जो लिखा जाता है तो उसका पहचान हम करते हैं। तो पहचान हमारा क्या चीज़ पे होता है? जो हमारा पीछे ब्लैक किया हुआ है उसको हम लोग बैकग्राउंड कहते हैं, और उसी का एक कंट्रास्ट होता है जो जिससे हम लिख रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट कलर होता है जिससे हम लिखते हैं, यानी कि चॉक, वो वाइट कलर का होता है। तो उस चॉक से हम जब लिखते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं? वो हमारा क्या होता है? वो पृष्ठभूमि होता है, ये आकृति होता है।
है ना, वो क्या होता है, आकृति होता है। और जिस पर हम लोग लिखते हैं मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे, तो वो हमारा क्या होता है, पृष्ठभूमि होता है। अब देखिए जैसे बुक है, किताब है, तो किताब का पृष्ठभूमि क्या होता है, वाइट होता है। और हम लोग उस पर लिखते हैं किससे, कलम से लिखते हैं, मतलब कि वो ब्लैक कलम, ब्लैक या ब्लू इंक से लिखते हैं। तो इंक क्या हो गया हमारा, आकृति। और जो ये पेपर है वाइट रंग का, वो हो गया हमारा पृष्ठभूमि। तो अब आइए हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि और आकृति में अंतर किस प्रकार होता है, कैसे, माने क्या अंतर होता है। अब देखिए आकृति पहला लिखिए आप, जब दोनों का अंतर जो होता है उसको पहले में आप लिखिए कि आकृति का एक निश्चित आकार होता है, जबकि पृष्ठभूमि आकारहीन होता है, या यदि आकार होता भी है तो उससे किसी प्रकार की आकृति नहीं बनती है। ठीक है, पृष्ठभूमि का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। मान लीजिए आप कोई टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, तो उसका एक निश्चित आकार है कि हम इस तरह का टेबल चेयर बनाते हैं, या कुत्ता या बिल्ली बनाते हैं, जो भी बनाते हैं आकार, उसका एक निश्चित आकार होता है। लेकिन पृष्ठभूमि क्या है, किसी भी चीज़ पर बनाया जा सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है, वो आकारहीन होता है, वो तो उसका कोई सीमा नहीं होता है। ठीक है, या यदि उसका आकार है भी तो उससे उसके आकार का कोई मतलब क्या होता है, आकृति उसकी नहीं बनती है, इसका कोई पृष्ठभूमि ये आकृति नहीं बनती है। अब देखिए दूसरा क्या है, पृष्ठभूमि हमेशा आकृति के पीछे होता है ना। ये तो आप जानते हैं कि आकृति ब्लैक बोर्ड पे हम लिख ही सकते हैं, ब्लैक बोर्ड के पीछे नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पृष्ठभूमि क्या होता है, पीछे होता है, और आकृति आगे होता है। आकृति निश्चित आकार लिए हुए होता है, उसी पृष्ठभूमि पर उभरी हुई दिखाई पड़ती है। उसी पृष्ठभूमि पर हम लोग की आकृति क्या है, उभरी हुई दिखाई देती है, मतलब थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। अब तीसरा है, आकृति का निश्चित आकार होने के कारण वो अधिक प्रभावपूर्ण तथा स्मरणीय होता है, परंतु पृष्ठभूमि चूँकि अस्पष्ट एवं अनिश्चित आकार का होता है, अतः वह प्रभावहीन होता है तथा उसका विस्मरण भी जल्दी हो जाता है। उसका क्या होता है, मतलब वो उसको हम लोग जल्दी भूल भी जाते हैं, है ना। अब देखिए चौथा क्या है, आकृति का स्थान करीब करीब निश्चित तथा सीमित होता है। करीब करीब क्या होता है, वो आकृति का स्थान एकदम मतलब फिक्स होता है, निश्चित होता है, और इसका सीमित होता है। परंतु पृष्ठभूमि पीछे की ओर अनंत फैला होता है। पृष्ठभूमि का कोई ये आकार नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। और पांचवा है, गत्यात्मक रूप से भी आकृति का पृष्ठभूमि में अंतर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक परिस्थिति में जो वस्तु आकृति के रूप में दिखलाई देती है, थोड़े समय के बाद वही वस्तु फिर पृष्ठभूमि के रूप में दिखलाई देती है, और पहले जो पृष्ठभूमि के रूप में दिखलाई दी थी वह अब आकृति के रूप में दिखलाई देती है। इस तरह की आकृति को पलटावी आकृति भी कहते हैं हम लोग, कि एक बार में आकृति दिखाई देती है, दूसरे बार में पृष्ठभूमि दिखाई देती है। तो बच्चों मैं आज आप लोग को यहीं तक ये क्लास में ड्रॉप करती हूँ। अगले क्लास में मैं दूसरी चीज़ों को बताऊँगी, पृष्ठभूमि के आगे भाग को बताऊँगी, इसके नियम के आगे वाले भाग को बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।